हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम एज लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी मेंटोर कोमल और आज मैं आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर एक और अच्छी इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू सीरीज़ के साथ प्रस्तुत हो चुकी हूं। हमने इससे पहले वाली जो क्लास ली थी, सेशन किया था, उसमें रेनफॉल के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। आज के सेशन में हम नेचुरल डिज़ास्टर के ऊपर जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की और समझने की इस क्लास के अंदर कोशिश करेंगे। चलिए पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज की आपकी क्लास जो है वो मेनली नेचुरल डिज़ास्टर के ऊपर होगी। रेनफॉल के क्वेश्चंस हम प्रीवियसली क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा और वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी आपके एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द 2004 सुनामी। 2004 में सुनामी से भारत का कौन सा तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। 2004 में जो सुनामी आया था वो सुमात्रा के क्षेत्र से आया था। कहाँ से आया था? सुमात्रा के एरिया से आया था। अगर हम मैप में देखें तो इस डायरेक्शन से आया था, अंडमान एंड निकोबार के ईस्टर्न डायरेक्शन से, सुमात्रा के द्वीप से ये सुनामी आया था 2004 में। इस सुनामी से भारत का जो तट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था वो हुआ था कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि तमिलनाडु वाला एरिया। कोरोमंडल कोस्ट इस सुनामी से सबसे ज़्यादा प्रभावित कैसे हुआ? क्योंकि सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया के पास में, यानी कि भारत के किस साइड में पड़ जाता है? ईस्टर्न कोस्ट के साइड में पड़ जाता है। यहाँ से जो ट्रेड विंड्स चलती है इक्वेटर से, जो ट्रेड विंड्स वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो ट्रेड विंड्स चलती है उसने मेनली इस साइक्लोन को इस तरफ पुश करने का काम किया था। और जब ये साइक्लोन विंड्स के थ्रू इस तरफ पुश हुआ तो सबसे पहले उसने जिस कोस्ट को अफेक्ट किया था वो था कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि भारत का तटीय प्रदेश में कोरोमंडल तट को प्रभावित किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय हुदहुद साइक्लोन। हुदहुद साइक्लोन से भारत का कौन सा तटीय प्रदेश प्रभावित हुआ था? सबसे पहले ये जान लीजिए कि हुदहुद साइक्लोन यानी चक्रवात कब आया था? 2014 में ये चक्रवात आया था। इससे जो कोस्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, आंध्र प्रदेश कोस्ट, केरला कोस्ट, चेन्नई कोस्ट और बंगाल कोस्ट। कौन से कोस्ट को इस चक्रवात ने प्रभावित किया था? इसने प्रभावित किया था आंध्र प्रदेश कोस्ट को। तो ये चक्रवात कहाँ पे आया? आंध्र प्रदेश किस तरफ है? बे ऑफ बंगाल की तरफ है, जिससे तटीय सीमा बनाता है। बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा बनाता है। तो ये साइक्लोन कहाँ पे जनरेट हुआ था? बे ऑफ बंगाल में। सही उत्तर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का तट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड एट। भारत का सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर स्थित है? सुनामी चेतावनी केंद्र का क्या कार्य होता है? ये पहले से ही मॉनिटरिंग करता है कि क्या साइक्लोन की कंडीशन किसी भी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन में कहीं पे भी या इसके आसपास के एरिया में कहीं पे भी ऐसा कोई साइक्लोन फॉर्म हो रहा है जो भारत के तटीय प्रदेश को या भारत को प्रभावित करेगा, तो उससे पहले ही ये वार्निंग जारी कर देते हैं ताकि उस एरिया को खाली कराया जा सके। वहाँ पे पहले से ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, जन या माल की हानि ना हो। तो ये काम होता है सुनामी चेतावनी केंद्र का। अगर इसके सेंटर की बात करें तो ये सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है? मुंबई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद एंड पोर्ट ब्लेयर। तो आपका इंडिया का सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। और अगर मैं इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो इसका इस्टेब्लिश हुआ है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन के अंतर्गत। कहाँ किसके साथ हुआ है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिक्स भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत सुनामी
चेतावनी केंद्र की स्थापना की गई है भारत में? कब स्थापना कहाँ की गई थी इसकी? हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली, नागपुर, जोधपुर एंड पुणे। वर्तमान में अभी इसका हेडक्वार्टर जहाँ पे सिचुएटेड है वो न्यू दिल्ली। मैं वर्तमान की बात क्यों कर रही हूँ? 1944 में इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इससे पहले इसके हेडक्वार्टर 3 अलग अलग जगहों पे स्थापित किए गए थे। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था कोलकाता में। कोलकाता से बाद में इसको शिफ्ट किया गया शिमला में। कोलकाता में बनाया गया था 1875 में। शिमला में बाद में शिफ्ट किया गया 1905 में। उसके बाद शिमला से इसको शिफ्ट कर दिया गया पुणे। पुणे में बनाया गया 1928 में। और उसके बाद 1944 में 1944 में इस हेडक्वार्टर को न्यू दिल्ली में सिचुएट कर दिया गया। तो वर्तमान में इस आईएमडी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेचुरल डिजास्टर्स दिए हुए हैं और रीजन्स दिए हुए हैं। जिन रीजन्स में मेनली ये डिजास्टर्स आते हैं उसको आपको मैच करना है। पहला दिया हुआ है फ्लड। अगर आप फ्लड की बात करें, बाढ़ हमेशा उस क्षेत्र में आएगी जहाँ पे एक तो नदियाँ बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है और ऐसी नदियाँ जो मेनली बारहमासी है, प्लस किसी पर्वतीय क्षेत्र से आ रही है, ऊंचाई से आ रही है, एलिवेशन भी हाई है, तो उसका जो रिवर बेड वाला जोन होगा वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स बिछाएगी। और जहाँ पे सेडिमेंट्स बिछाएगी तो उससे क्या होगा? नदी की जो गहराई है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और ऐसे क्षेत्र में बाढ़ मुख्यतः आएगी। तो अगर फ्लड्स की बात करें तो क्या हिमालय के फुटहिल्स में आएगी, झारखंड एंड उड़ीसा के क्षेत्र में, प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया। अगर हम फ्लड्स को देखें मैप के थ्रू तो मेनली ये लोअर एलिवेशन वाले एरिया में ही आती है। सबसे ज़्यादा जो फ्लड प्रोन एरियाज है इंडिया का वो पूरा ये वाला एरिया है, हिमालय का पाइडमोंट एरिया। मेनली अगर बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे कोसी रिवर फ्लो करती है, गंगा की सहायक नदी कोसी रिवर फ्लो करती है, वेस्ट बंगाल का एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया, इस एरिया में भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं। तो लोअर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है बिकॉज वहाँ का एलिवेशन बहुत ही लो है। बिहार का जो एलिवेशन है लगभग 30 मीटर, इतना लो है कि इस वजह से यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। तो आपका बाढ़ आने का सही प्रदेश हो जाएगा प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार। एक आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जो कि आपको दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। कितने ऑप्शंस में दिया हुआ है? दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, इसलिए सी एंड डी हमारा कट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। भूकंप किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आते हैं? जहाँ पे भी प्लेट्स का कन्वर्जन जोन पाया जाएगा, जहाँ पे प्लेट की टकराव की स्थिति होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आएंगे। इसके साथ ज्वालामुखी के साथ भी भूकंप ऑकर होते हैं, साइक्लोन के साथ साथ भी कई बार क्षेत्रों में भूकंप ऑकर हो जाते हैं या भूकंप के कारण भी साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको रीजन्स दिए हुए, इसमें दिया हुआ है हिमालय फुटहिल्स, झारखंड, उड़ीसा, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया। अगर मैं हिमालय के फुटहिल्स की बात करूं तो ये फुटहिल्स का जो जोन है यहाँ पे दो प्लेटों का कन्वर्जेंस पाया जाता है, तभी तो हिमालय माउंटेन जो है वर्तमान में भी अपनी ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। हर साल 5 mm तक ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे जो दो प्लेट्स का कन्वर्जन है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रही है, इधर से यूरेशियन प्लेट आ रही है और एक दूसरे से टकराव की स्थिति में है। जहाँ पे भी प्लेट्स टकराव की स्थिति में होगी वहाँ पे क्या आएंगे? आपके भूकंप आएंगे। यानी कि बी ऑप्शन का जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये भी आपके दो में दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ड्रॉट यानी कि सूखा। सूखा झारखंड एंड उड़ीसा, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया। अगर मैं झारखंड और उड़ीसा की बात करूं, ये दोनों ही तटीय, उड़ीसा आपका फुल्ली तटीय एरिया है, बे ऑफ बंगाल से लगता है, और इसके पास में आपका झारखंड का एरिया आ जाता है जो कि बिहार से सटकर है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? फ्लड प्रोन एरिया की स्थिति में आ जाएगा। उड़ीसा कहाँ के क्षेत्र में आएगा? जहाँ पे साइक्लोन सबसे ज़्यादा हिट करते हैं उड़ीसा के तट को, जो बे ऑफ बंगाल में जिनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया है ये आपका ड्रॉट प्रोन एरिया है। कैसा एरिया है? ड्रॉट प्रोन एरिया है सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया। तो आपका सी का मैच हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जो कि आपका
एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका साइक्लोन। अभी मैंने बताया तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन सबसे ज़्यादा फॉर्म होते हैं। यहाँ पे उड़ीसा से आप आइडिया लगा सकते हैं, उड़ीसा में बाइपरजॉय जैसे काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन यहाँ पे आते हैं, बिकॉज बे ऑफ बंगाल से ये सट के लगा हुआ है तट। तो आपका सी का सही ऑप्शन हो जाएगा, डी का सही ऑप्शन हो जाएगा झारखंड एंड उड़ीसा। सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर, ए आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयाज हैज़ इंक्रीज्ड। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की आवृत्ति जो है वो बढ़ी है। रीजन कह रहा है इंक्रीज इन अर्थक्वेक अलॉन्ग विद ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक रोड एंड डैम कंस्ट्रक्शन। अर्थक्वेक की वजह से या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि रोड्स बनाना, डैम का कंस्ट्रक्शन करना, इन कारणों से भूस्खलन की स्थिति वर्तमान में हिमालय क्षेत्रों में बढ़ी है। तो बिल्कुल सही है आपका रीज़न, आपके असर्शन की पुष्टि कर रहा है। रीज़न ये कह रहा है कि अर्थक्वेक आ रहे हैं। अब जब अर्थक्वेक आएंगे तो ज़मीन में कंपन होगा, वो हिलेगी। जब कंपन होगा तो पर्वतीय क्षेत्र का जो ढलानी क्षेत्र है उसमें अस्थिरता उत्पन्न होगी, वो अपने एरिया से क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। और जब भी उसको मौका मिलेगा कि भाई बहुत तेज बारिश हो गई है या बहुत तेज ही भूकंप आ गया है, तो फिर क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल अर्थक्वेक तो एक कारण है ही लैंडस्लाइड्स होने का। दूसरा, अगर डैम कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, रोड बनाई जा रही है, टनल्स बनाए जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन में भी विस्फोट वगैरह करने पड़ते हैं, टनल्स बनाने के लिए भी करने पड़ते हैं। कंस्ट्रक्शंस अगर किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन होगा तो वो उस क्षेत्र की ज़मीन में अस्थिरता को उत्पन्न करेगा, उसे ढीला करने का काम करेगा, जिस वजह से ये रीज़न बिल्कुल सही कह रहा है कि ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और अर्थक्वेक की वजह से हिमालय में लैंडस्लाइड्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो गई है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Why do cyclones occur more frequently along the Bay of Bengal coast? आपके बंगाल की खाड़ी के तटवर्तीय क्षेत्रों में चक्रवात अधिक क्यों आते हैं, सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं? हायर सी सरफेस टेम्परेचर, या तो उसके बंगाल की खाड़ी का जो सी सरफेस है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, गर्म है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, यानी कि जल में जो केमिकल का कॉम्पोजिशन है, इस वजह से साइक्लोन्स बन रहे हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड चेन जो है, ये श्रृंखला जो है, इसमें कुछ तो ऐसा होता होगा जिस इस श्रृंखला की वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। फनल शेप ऑफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का शंखवात आकार, क्योंकि ये फनल शेप में है, इस वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स बन रहे हैं। कोई भी साइक्लोन अगर फॉर्मेशन होगा तो उसकी आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए कि उसको नीचे तो लो प्रेशर मिल जाए और उसके दोनों ही तरफ हाई प्रेशर बन रहा हो ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हवाएं जो है फिर अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लग जाती है। जब वो इस तरीके से चलने लग जाती है तो साइक्लोन का फॉर्मेशन कर देती है। उसको साइक्लोन को फॉर्मेट होने के लिए, साइक्लोन कहाँ पे फॉर्मेट हो रहे हैं, किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर ही फॉर्मेट होते हैं। अगर इनका फॉर्मेशन होना है तो उस वाटर बॉडी के ऊपर एक्सट्रीम लो प्रेशर का होना ज़रूरी है, यानी कि उसके सरफेस का टेम्परेचर जो है वो गर्म होना चाहिए। अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूँ तो पहला तो इसमें, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ आकर फॉल करती है इंडिया की, तो इसमें फ्रेश वाटर की प्राप्ति होती रहती है। जैसे फ्रेश वाटर की प्राप्ति जिस भी क्षेत्र में होगी तो वहाँ का टेम्परेचर एज कंपेयर टू अदर सी गर्म पाया जाएगा। दूसरा, यहाँ का सरफेस का टेम्परेचर लगभग 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कितना रहता है? 27 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस सी सरफेस का रहता है, क्योंकि यहाँ पे ओशन जो है वो इंटेंस हीट होता है, जिस वजह से थर्मल इंस्टेबिलिटी बनती है और इस वजह से क्या बन जाता है, बे ऑफ बंगाल पे लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है। जब लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है, इंटेंस हीटिंग हो रही है, गर्मियों में इंटेंस हीटिंग हो रही है, प्लस इसको फ्रेश वाटर भी मिल रहा है, तो बे ऑफ बंगाल में एज कम्पेयर टू अरेबियन सी लो फॉर्मेशन ज़्यादा फॉर्म होता है। 27-28 डिग्री इसका टेम्परेचर बन जाता है। फिर ये किसकी आदर्श स्थिति बन जाती है? साइक्लोन के आने की आदर्श स्थिति बन जाती है। दैट इज़ वाई ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हायर सी सरफेस टेम्परेचर, इस वजह से साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है बे ऑफ बंगाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स देन द वेस्टर्न कोस्ट। भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है यानी कि जो पूर्वी तट है वो वेस्टर्न कोस्ट की अपेक्षा यानी कि पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा अफेक्ट होता है साइक्लोन से। रीज़न ये कह रहा है द ईस्टर्न कोस्ट लाइज इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। पूर्वी तट यानी कि जो ईस्टर्न कोस्ट है ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के मार्ग में स्थित है। इस वजह से क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, ये ज़्यादा अफेक्ट होता है पश्चिमी तट की तुलना में। तो अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें और पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ से जो इक्वेटर से जो विंड्स चलती है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। ये विंड्स क्या करती है, इस एरिया में जो भी गर्म पानी है इस एरिया का इक्वेटर की तरफ से ट्रॉपिकल तरफ से वो बे ऑफ बंगाल की तरफ लेकर आती है, पुश करती है। प्लस ये भी रीज़न है कि फ्रेश वाटर भी मिल रहा है तो भी गर्म सरफेस है। दूसरा यहाँ पे अरेबियन सी की तरफ कोई भी ऐसी विंड नहीं है जो कि गर्म पानी को पुश करने का काम करे, इक्वेटोरियल रीजन का जो वाटर है उसको इस तरफ लेके आने का काम करे, जिस वजह से अरेबियन सी में जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है लेकिन बे ऑफ बंगाल में गर्म हो जाता है, जिस वजह से ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ये ज़्यादा अफेक्ट होता है साइक्लोन से एज़ कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। आपका रीज़न क्या था कि व्यापारिक पवनों के कारण बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्व से जो व्यापारिक पवनें चलती है वो गर्म जलधाराओं को, अगर आपको जलधाराओं के बारे में नॉलेज है तो जितने भी पूर्वी तट है वर्ल्ड के यानी कि ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे सारी जो जलधाराएं चलती है वो गर्म जलधाराएं चलती है, अगुलहास जैसी गर्म जलधाराएं, जेट स्ट्रीम जैसी धाराएं हो गई। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कोस्ट है वर्ल्ड के वहाँ पे आपके पेरू जैसी ठंडी जलधाराएं चलती है। अगर ठंडी जलधाराएं चल रही है तो सी सरफेस टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर इतना इजीली फॉर्म नहीं होगा। लेकिन गर्म जलधाराएं चल रही है, फ्रेश वाटर की प्राप्ति भी हो रही है तो वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा वो हाई होगा और लो प्रेशर अच्छा फॉर्म होगा। तो लो प्रेशर अगर नीचे के मुख में लो प्रेशर मिल गया है तो फिर विंड्स उस तरफ सर्कुलेशन फॉर्म में चलनी शुरू हो जाएगी और वहाँ पे साइक्लोन्स आने लग जाएंगे। दैट इज़ वाई जितने भी पूर्वी तट है यानी कि ईस्टर्न कोस्ट है वर्ल्ड में वही सबसे ज़्यादा साइक्लोन से अफेक्ट होते हैं। प्लस ये विंड्स का तो डायरेक्शन है ही कि ये इक्वेटोरियल रीजन से गर्म पानी को लाती है और यहाँ पे लाकर छोड़ देती है। इस वजह से ईस्टर्न कोस्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं साइक्लोन से। दैट इज़ वाई बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट फॉल अंडर हाई सिस्मिक इंटेंसिटी जोन इन इंडिया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की उच्च भूकंपीय तीव्रता मेखला में नहीं आता है। उच्च भूकंपीय तीव्रता मेखला में अगर उत्तराखंड क्षेत्र को आप देखें तो इसकी पोजीशन का है, ये हिमालयन रीजन का एरिया है। अगर हिमालयन रीजन का एरिया है तो हिमालय में कैसी कंडीशन है, प्लेटो का कन्वर्जन वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे तो भूकंप आएंगे। तो ये आपका इस ऑप्शन का सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कर्नाटका प्लेट्यू रीजन के मैं अगर बात करूँ, प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन समय में निर्मित ज्वालामुखी से निर्मित पठारी क्षेत्र है और ये अभी स्टेबल कंडीशन में है। यहाँ पे कोई भी तरह की सिस्मिक एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है। दैट इज़ वाई कर्नाटका प्लेट्यू इज़ द प्लेस विच डज नॉट कम इन हाई सेस्मिक इंटेंसिटी जोन इन इंडिया। नेक्स्ट अगर कच्छ की रीजन की बात करें तो कच्छ का रीजन कैसा है, एक रिफ्ट है छोटा सा, लेकिन इस रिफ्ट में क्या होता है यहाँ पे भी बहुत एक्सट्रीम भूकंप आते हैं बिकॉज यहाँ पे जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूवमेंट कर रही है वो मूवमेंट का इफेक्ट इस एरिया में भी देखने को मिलता है क्योंकि एक फेल्ड ड्रिफ्ट है। यहाँ पे जब ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ था, ये दूर जानी शुरू हुई थी ये एरिया, तब यहाँ पे ये जो खाड़ी बनी थी इस खाड़ी का फॉर्मेशन वहीं रुक गया, पूरा हुआ ही नहीं और ये एक फेल्ड ड्रिफ्ट मानी जाती है यानी कि जो पूरी खाड़ी के रूप में विकसित नहीं हुई। लेकिन जो इंडन ऑस्ट्रेलियन प्लेट हिमालयन रीजन की तरफ मूवमेंट करी वो अपना असर इस क्षेत्र में भी दिखाती है, खाड़ी वाले क्षेत्र में। दैट इज वाई यहाँ पे भी क्या आते हैं, इंटेंस भूकंप आते हैं। उत्तराखंड यहाँ आ गया हिमालयन जोन में। ये जितना भी इस मैप में आपको रेड से पूरा कवर्ड दिख रहा है ये सारा हाई इंटेंसिटी जोन है भूकंप का। ये पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड का एरिया प्लस नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है जिसमें शिवालिक हिमालय वाली पूरी रेंज आ जाती है, प्लस ये कच्छ के रन का एरिया एंड लिटिल बिट ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका का एरिया, ये आपके जितने एरियाज है ये अर्थक्वेक के हाई इंटेंसिटी सिस्मिक जोन्स वाले एरिया हैं। लेकिन प्लेट्यू रीजन में देखें तो प्लेट्यू रीजन में बिल्कुल भी सिस्मिक जोन सिस्मिक एक्टिविटी नहीं होती है, बिकॉज ये बहुत पहले सबसे पहले डेवलप हुआ था, प्लस यहाँ पे कोई भी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता है। दैट इज़ वाई कर्नाटका प्लेट्यू में आपके क्या नहीं आएंगे, सिस्मिक भूकंप नहीं आएंगे, और ये हाई सिस्मिक इंटेंसिटी जोन के अंदर भी काउंट नहीं होगा। कच्छ की सिचुएशन देख लिए। हिमाचल प्रदेश भी कहाँ पे आ जाता है, आपके हिमालयन रीजन में आ जाता है। हिमालयन रीजन में जितने भी एरिया आएंगे वो सारे हाई इंटेंसिटी सिस्मिक जोन के अंदर आएंगे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स हैज इंक्रीज्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 2 डिकेड्स। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ी है। रीजन इज द ड्यू टू सिल्ट डिपोजिशन इन रिवर वैलीज इवन नॉर्मल रेनफॉल कॉजेज फ्लड, यानी कि नदी घाटियों में गाद के जमाव के कारण सामान्य वर्षा में भी बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। जितनी भी हिमालयन रीजन से जो रिवर्स आती है, जो 12मासी नदियाँ होती है, क्योंकि ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड से बहकर आ रही है और अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती है, रास्ते में आने वाली सब चीज़ों को अपने साथ लेकर ये आगे की तरफ चलती है, और जहाँ पे भी इनको लो एलिवेशन वाला एरिया मिलता है वहाँ पे सभी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है, मेनली बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के एरिया में। जब ये इस एरिया में इन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करती है तो वहाँ पे क्या होता है, नदी की जो गहराई है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, एलिवेशन भी कम हो जाएगा। इस वजह से जब भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, अच्छी बारिश होगी, तो नदियों के जो वाटर लेवल है उसमें ड्रास्टिकल चेंज आएगा, उनका वाटर लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, और फिर क्या आएंगे इस एरियाज में, नदियों के निचले भाग में जहाँ पे वो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन कर रही है, एलिवेशन कम होता जा रहा है, रेनफॉल अच्छी हो गई, पानी की मात्रा बढ़ गई, तो फिर क्या लेकर आएगी, वो फ्लड्स लेकर आएगी। तो रीज़न आपका बिल्कुल सही पुष्टि कर रहा है असर्शन की कि नदी घाटियों में गाद के जमाव से जब इनकी गहराई कम हो जाती है, इस वजह से पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदान, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर रिवर्स फ्लो कर रही है इंडिया की, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ की आवृत्ति क्या हो गई है, बढ़ गई है। दैट इज़ वाई बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश इधर आ जाता है बिल्कुल नीचे, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, लेकिन ये किससे प्रभावित है? आंध्र प्रदेश बाढ़ से नहीं प्रभावित है, ये किससे प्रभावित है? चक्रवातों से ज़्यादा प्रभावित है। किससे प्रभावित है? चक्रवातों से, यानी कि साइक्लोन से ज़्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के एरिया में रिवर्स ज़रूर सेडिमेंट्स लेकर आती है, सुंदरबन का डेल्टा भी बनता है, लेकिन ये भी बाढ़ से प्रभावित नहीं है क्योंकि इसका एलिवेशन अच्छा है। ये भी मेनली किससे प्रभावित होता है? साइक्लोन से ज़्यादा प्रभावित होता है, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर जिनका फॉर्मेशन होता है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो बिल्कुल ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो है, लेकिन सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ये नहीं है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात करूँ तो वो है आपका बिहार राज्य। बिहार राज्य जो है इसका लगभग 73% एरिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंदर काउंट किया जाता है। मेनली इसका जो नॉर्थ रीजन है, इसका मेनली जो नॉर्थ रीजन है उसका 73% एरिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, फ्लड प्रोन एरिया में आता है। ऑल ओवर इंडिया के मैं टोटल फ्लड प्रोन एरिया के परसेंटेज की बात करूं तो बिहार उसमें लगभग 16% की कवरेज करता है। कितनी कवरेज करता है? 16% की कवरेज करता है बिहार। दैट इज वाई द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया इज बिहार। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जितने भी आपके ईस्टर्न कोस्ट में देख रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं आपके सारे? ये साइक्लोन प्रभावित क्षेत्र है, साइक्लोन प्रोन एरियाज है। ये क्या है? साइक्लोन प्रोन एरियाज, वेस्टर्न कोस्ट पूरा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, गर्म जलधाराएं चलती है,
लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है और फिर क्या बन जाते हैं, साइक्लोन्स बन जाते हैं जो इस कोस्ट को अफेक्ट करते हैं। ये जितने भी येलो से पूरा इस मैप में कवर्ड है, ये सारे आपके ड्रॉट प्रोन एरिया है। क्या है आपके, ड्रॉट प्रोन एरिया। ड्रॉट प्रोन क्यों है, क्योंकि अगर भारत की मैं स्थिति की बात करूँ, लोकेशन की बात करूँ, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इक्वेटर के पास में आ जाती है। इंटेंस हीटिंग होती है। मॉनसून कितने वक्त के लिए यहाँ पे रहता है, लगभग 4 महीने में हमें अच्छा मॉनसून मिलता है। इसके अलावा तो बारिश की प्राप्ति नहीं होती है। इस एरिया में मेनली जितनी रिवर्स फ्लो करती है सारी सीजनल रिवर फ्लो करती है जो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होती है। यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती है वो 12 मासी होती है, क्योंकि हिमालयन रीजन से उनको ग्लेशियर्स के थ्रू पानी मिलता रहता है। इसके अलावा रेनफॉल के थ्रू भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे 12 मासी रिवर्स नहीं होती है, सारी मौसमी नदियाँ होती है, रेनफॉल पे डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर पूरा रेनफॉल पे डिपेंड होता है। तो अगर अच्छा मॉनसून नहीं आया तो फिर हमारा ड्रॉट जो भी है, सूखा मेनली जो अफेक्टेड एरिया होगा वो पूरा आपका सेंट्रल इंडिया से लेकर डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया होगा। नेक्स्ट आपका कौन सा आ गया, सी लेवल राइज। सी लेवल राइज तो यही है कि एकदम से समुद्र के सतह के जल का बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से सही कौन से है। नेचुरल डिजास्टर्स कॉज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, प्राकृतिक आपदाएं विकासशील देशों में सर्वाधिक क्षति करती हैं। तो बिल्कुल सही है, जितने भी विकासशील देश या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाईली डेवलप्ड नहीं होता है। अगर हमारे डिपार्टमेंट्स की बात करूँ, जैसे कि आईएमडी डिपार्टमेंट्स है, ये काफ़ी अच्छा इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं कि पहले से वार्निंग दी जाए, पहले से रख रखाव के काम हो जाए। लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना स्टेबल नहीं है, इतना हाईली डेवलप्ड नहीं है कि इन नेचुरल डिज़ास्टर से हमें पूरी तरीके से या 99% तरीके से भी सुरक्षा प्रदान कर सके। दैट इज़ वाई जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है नेचुरल डिजास्टर से। फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज अ मैन मेड डिजास्टर। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित आपदा है। अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करूं तो ये कब हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था, वो तो आपको पता है, भोपाल के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री के अंदर हुआ था। पेस्टिसाइड फैक्ट्री में हुआ था, जब वहां पर एक गैस का लीक हुआ था। इस गैस को क्या बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये त्रासदी कब हुई थी, 1984 में हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब क्योंकि ये पेस्टिसाइड फैक्ट्री में हुई तो फिर ये पेस्टिसाइड फैक्ट्री तो किसी मानव ने ही खोली होगी। दैट इज़ वाई इट इज़ अ मैन मेड डिजास्टर, जिसने काफ़ी सारी लाइफ को वहाँ पे अफेक्ट किया था। इसके अलावा वहाँ पे डीएनए में भी चेंजेस हुए थे, और जितने भी बच्चे बाद में भी पैदा होते हैं, अभी पैदा होते हैं, वहाँ पे भी उनके अंदर भी वो आनुवंशिकता देखने को मिलती है इस गैस की वजह से। तो ये क्या है, बिल्कुल एक मैन मेड डिजास्टर था। इन इंडिया नेचुरल डिजास्टर्स मोस्टली ऑकर ड्यू टू मानसून कंडीशन। भारत में प्राकृतिक आपदाएं प्राय मानसूनी परिस्थिति से उत्पन्न होती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर जो है, जिसमें अगर ड्रॉट हो गया या फ्लड्स हो गए, तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी से भी बहुत ज़्यादा अधिक बारिश हो जाती है, तो जब रिवर्स में बहुत ज़्यादा वाटर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो क्या लेकर आ जाएगी, फ्लड्स लेकर आ जाएगी। अगर मानसून बहुत ही वीक है, बैड मानसून है, अच्छा मानसून नहीं आया, तो कैसी कंडीशन बन जाएगी, ड्रॉट्स की कंडीशन बन जाएगी। प्लस मानसून के कारण बहुत ज़्यादा रेनफॉल के कारण लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम भी अफेक्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई मोस्टली नेचुरल डिजास्टर्स भारत में जो है वो मॉनसूनल कंडीशंस की वजह से ही अकर होते हैं। अगर आपके सही ऑप्शन की बात करें तो तीनों ऑप्शन सही है, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रॉपिकल साइक्लोन तौकते ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सी। तौकते जो कि एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, किस सागर से उत्पन्न हुआ था। तौकते चक्रवात कब आया था, ये 2021 में आया था। किस कोस्ट पे आया था, तो ये आपके आया था गुजरात कोस्ट पे।
गुजरात कोस्ट पे आया था, तो गुजरात कोस्ट की तरफ कौन सा सी आपका टच करता है, वो सागर आपका टच करता है, वो है आपका अरेबियन सागर, अरेबियन सी। यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन तौकते ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबियन सी, जिसने गुजरात के कोस्ट को अफेक्ट किया था। 2021 में ये चक्रवात आया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द मंथ ऑफ मे? मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मुख्य कारण क्या है? बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स, बंगाल की खाड़ी के साइक्लोन्स। तो बंगाल की खाड़ी में तो साइक्लोन्स आते हैं, ये कारण नहीं हुआ, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अगर मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करूं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब होता है? विंटर में होता है। ये शीत ऋतु की वर्षा है, विंटर रेनफॉल है, जो कि वेस्टर्न जेट स्ट्रीम की वजह से होती है। जब वेस्टर्न जेट स्ट्रीम मेडिटरेनियन सी के ऊपर बने साइक्लोन को अपने साथ लेकर भारत में प्रवेश करती है, पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है और भारत में शीत ऋतु की वर्षा लेकर आती है, जिसको वापस लोकल लैंग्वेज में बता देते हैं तो क्या कहा जाता है? मावट की वर्षा कहा जाता है। तो ये भी आपका साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि मई माह में आ रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लोकल टेम्परेट कॉन्ट्रास्ट यानी कि स्थानीय तापांतर, लोकल टेम्परेट कॉन्ट्रास्ट या फिर लोकल टेम्परेचर डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट भी कह सकते हैं इसको, डिफरेंस भी कह सकते हैं। लोकल टेम्परेचर में अगर डिफरेंस की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो आपके क्या फॉर्म हो जाएंगे? साइक्लोन फॉर्म हो जाएंगे। अगर मैं मई मंथ की बात करूं तो मई मंथ में सन की पोजीशन कहाँ है? नदर्न हेमिस्फेयर में है, बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी, इंसोलेशन अच्छा होगा, तो जो ओशन वाटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। इसके अलावा पहला कारण तो ये हो गया कि भाई गर्मी का महीना है, तो फिर इंसोलेशन अच्छा है तो सी सरफेस गर्म होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे पूर्वी तटीय क्षेत्र में जितनी भी जलधाराएं चलती है सारी गर्म जलधाराएं होते हैं, तो ये भी एक कारण हो गया कि वहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। तीसरी चीज़, फ्रेश वाटर की अगर प्राप्ति हो रही है, शुद्ध जल की प्राप्ति हो रही है, तो फिर वहाँ पे भी कैसा टेम्परेचर रहेगा? आपका गर्म टेम्परेचर रहेगा। इस वजह से मई मंथ में जो साइक्लोन्स आते हैं उनका बिल्कुल सही कारण है लोकल टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जो चेंज आता है, लो प्रेशर एकदम से फॉर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है सी सरफेस का, तो वो किसको अट्रैक्ट करता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में ये साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रेड विंड्स की वजह से हो रहा है, तो इन साइक्लोन्स को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट विंड की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट विंड आपकी कब चलती है? रिट्रीटिंग मानसून की समय चलती है। जब ये रिट्रीटिंग मानसून के समय चलती है तब आपका कैसा महीना होता है? सीज़न आपका विंटर का होता है। महीने की बात करें तो नवंबर या दिसंबर के समय, जब ये लैंड से सी की तरफ चलती है। लैंड से सी या वाटर की तरफ क्यों चल रही है? क्योंकि वाटर में क्या बन गया है? लो प्रेशर, लैंड पे बन जाता है हाई प्रेशर, सर्दियाँ हो गई है, तो ये नॉर्थ ईस्ट विंड भी साइक्लोन्स को लाने का काम नहीं कर रही है। आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। लोकल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मेनली मई मंथ में, मई के माह में क्या बनते हैं? साइक्लोन्स बनते हैं। Which of the following cyclones affected the coastal areas of Tamil Nadu during November and December 2024? नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के कोस्ट को इनमें से किस चक्रवात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? असना, दाना, बाइपर जॉय और फेंगल। अगर असना, दाना, बाइपर जॉय, ये तीनों ही चक्रवात आपके कब आए थे? 2024 में आए थे। और बाइपर जॉय कब आया था? 2023 में आया था। बाइपर जॉय जो 2023 में आया था, कौन से कोस्ट पे आया था? ईस्टर्न कोस्ट पे आया था, और इसने जिस क्षेत्र को अफेक्ट किया था सबसे ज़्यादा वो था आपका उड़ीसा। बाइपर जॉय 2023 में आया था ईस्टर्न कोस्ट पे, और ओडिशा के राज्यों को इसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था। अब ये जो तीनों आपके ऑप्शंस दिए हुए, असना, दाना और फेंगल, ये तीनों ही चक्रवात 2024 में आए थे, लेकिन तमिलनाडु के क्षेत्र को जिस चक्रवात ने अफेक्ट किया था वो था फेंगल चक्रवात। फेंगल चक्रवात ने तमिलनाडु, और दूसरा अगर क्षेत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? पुडुचेरी
या पौंडीचेरी, इसको भी इसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। ये तो वैसे तमिलनाडु के एरिया में पड़ जाता है। तो इन दो एरियाज़ को अफेक्ट करने वाला जो चक्रवात है जो 2024 में आया था वो था आपका फेंगल चक्रवात। दाना और असना की बात करें तो असना भी 2024 में आया, लेकिन इसने गुजरात कोस्ट को अफेक्ट किया था। और ये कहाँ पे आया था? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में आया था, इसने गुजरात कोस्ट को अफेक्ट किया था। और दाना चक्रवात भी आपका ईस्टर्न कोस्ट पे आया था, लेकिन तमिलनाडु को ना अफेक्ट कर कर इसने उड़ीसा के क्षेत्र को अफेक्ट किया था। ठीक है, असना, दाना, फेंगल तीनों ही साइक्लोन्स 2024 के अंदर आए थे। असना जब आया तब इसने गुजरात के कोस्ट को अफेक्ट किया था। दाना साइक्लोन ने ओडिशा के कोस्ट को अफेक्ट किया था 2024 में। फेंगल जो कि 2024 में आया था, ये चक्रवात इस साइक्लोन ने तमिलनाडु और पौंडीचेरी के एरिया को प्रभावित किया था। और बाइपर जॉय जो कि 2023 में आया था ईस्टर्न कोस्ट पे, इसने भी ओडिशा के कोस्ट को प्रभावित किया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसने तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। विच साइक्लोन स्ट्रक द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन ईयर 2021? यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इन अनदर PYQ कि 2021 में एक चक्रवात आया था जिसने वेस्टर्न कोस्ट में मेनली गुजरात के एरिया को अफेक्ट किया था। वो कौन सा चक्रवात था? आपका तौकते चक्रवात। ये कब आया था? 2021 में। और किसको अफेक्ट किया था? गुजरात को अफेक्ट किया था। अम्फान और निसर्ग चक्रवात ये दोनों 2020 के अंदर आए थे। कब आए थे? 2020 में आए थे। और फानी चक्रवात जो आया था ये 2019 में आया था। अम्फान और निसर्ग में से निसर्ग चक्रवात जो है इसने भी वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात के तट को अफेक्ट किया था या प्रभावित किया था। और जो अम्फान और फानी चक्रवात है ये दोनों ईस्टर्न कोस्ट पे आए थे। और फानी भी कहाँ आया था? ईस्टर्न कोस्ट। क्लियर? अम्फान and Nisarg, both these cyclones came in the year 2020 and Amphan affected eastern coast of India while Nisarg affect western coast of India. Fani also came in 2019 but it affects eastern coast of India mainly. आपका क्वेश्चन में पूछा है कि 2021 में कौन सा चक्रवात आया जिसने वेस्टर्न कोस्ट को प्रभावित किया, तो वो है आपका तौकते चक्रवात। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्स नियर द अंडमान आइलैंड, अगर अंडमान आइलैंड की तरफ कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो गया है, विच पोर्ट अथॉरिटी शुड बी अलर्टेड, तो किस पोर्ट को, किस बंदरगाह को सबसे पहले आप सतर्क करेंगे, सबसे पहले सतर्क किया जाएगा? कोलकाता के पोर्ट को, रंगून के पोर्ट को, दिस इज नॉट रंगून इट इज यंगून, म्यांमार का एक पोर्ट है, यंगून के पोर्ट को अलर्ट करेंगे, कोलंबिया के पोर्ट को अलर्ट करेंगे श्रीलंका में, या फिर चेन्नई के पोर्ट को अलर्ट करेंगे? ये एक अपने माइंड में मैप का आइडिया लगा लीजिए, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं मैप के अंदर। सबसे पहले किसको आप अलर्ट करेंगे? कोलंबिया के कोर्ट को, यंगून के कोर्ट को, कोलकाता को, या फिर चेन्नई को सबसे पहले बताया जाएगा? तो अगर मैं अंडमान एंड निकोबार में एक चक्रवात की उत्पत्ति हुई है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये क्योंकि यहाँ से ट्रेड विंड्स चल रही है, तो ये ट्रेड विंड्स जो है इसको किस तरफ लेके जाएगी? इस चक्रवात की जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, इस तरफ ये ट्रैवल करेगा। जब इस तरफ ये ट्रैवल करेगा तो ये भारत के वेस्टर्न कोस्ट को तो अफेक्ट करेगा, लेकिन आप इसकी जानकारी कौन से पोर्ट को, बंदरगाह को सबसे पहले देंगे? तो ये तो इसके बिल्कुल रेंज से ही बाहर हो गया आपका यंगून पोर्ट। चेन्नई को तो हम अलर्ट करेंगे, कोलंबिया पोर्ट को भी बहुत बाद में, ये भी इसके रेंज से बाहर हो गया। सबसे पहले यहाँ से जो एक सी चैनल चलता है तो वो आपका कोलकाता ही उसको देखता है। कोलकाता में कौन सा पोर्ट है? हल्दिया पोर्ट।
इस हल्दिया पोर्ट को सबसे पहले अलर्ट किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ से चलने वाले भी जितने सी रूट्स हैं उनको मेंटेन करने का काम हल्दिया पोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं इस मैप में भी देखूँ तो देखिए ये साइक्लोन इस तरीके से जब फॉर्मेशन हुआ है, अपनी डायरेक्शन से ये कहाँ चलेगा, अपनी डायरेक्शन से ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलेगा। तो सबसे पहले जिस एरिया को ये जाकर अफेक्ट करेगा, पोर्ट को अफेक्ट करेगा, वो आपका होगा हल्दिया पोर्ट। तो सबसे पहले जिस पोर्ट को आप जानकारी देंगे कि अंडमान एंड निकोबार में भई एक साइक्लोन बन गया है और वो साइक्लोन तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो वो हम देंगे कोलकाता के पोर्ट को, यानी कि हल्दिया पोर्ट को अलर्ट किया जाएगा। एज वेल एज चेन्नई के पोर्ट को भी अलर्ट किया जाएगा, बिकॉज वो जो साइक्लोन है पूरे ईस्टर्न कोस्ट को अफेक्ट करेगा। लेकिन आपका फर्स्ट जिसको अलर्ट करेंगे उसके हिसाब से कोलकाता विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय फ्लड। भारत का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। सेम टाइप का ही क्वेश्चन आ गया, पहले आपको राज्य पूछा था तो बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित है, अब आपसे पूरा भाग पूछ लिया है, एरिया वाइज पूछ लिया है जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। ट्रांस गंगा प्लेन, मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन या साउथ वेस्टर्न गुजरात। साउथ वेस्टर्न गुजरात या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हो गया आपका साउथ वेस्टर्न गुजरात। तो भाई साउथ वेस्टर्न गुजरात तो बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन भी हाई है, प्लस ऐसी इतनी सारी रिवर्स भी यहाँ आकर अरेबियन सी में फॉल नहीं कर रही है जो यहाँ पे सेडिमेंट्स लाकर बिछा देगी और एलिवेशन को कम कर देगी, फिर बाढ़ आएगा। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, कौन सा, साउथ वेस्टर्न गुजरात। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करूँ तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है बे ऑफ बंगाल के होने की वजह से मेनली किससे अफेक्टेड होते हैं, एक तो ये पेनिसुलर प्लेटू का एरिया, तो यहाँ का जो एलिवेशन है, ढाल है, वो बहुत ही मंद है, नदियाँ अपने आराम से बहती है और आराम से बहकर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं, वहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर देती है, लेकिन यहाँ पे बाढ़ नहीं लेकर आती हैं, बिकॉज कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड से रिवर आकर सेडिमेंट्स नहीं बिछा रही है, ना ही एलिवेशन को कम कर रही है। इस वजह से इस एरिया में भी बाढ़ आपकी नहीं आएगी। अगर इस एरिया को पूछे कोस्टल प्लेन को, मेनली इस तटीय क्षेत्र को प्रभावित क्या करेगा, तो साइक्लोन्स इस एरिया को प्रभावित करेंगे, चक्रवात। मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, यानी कि नदियाँ जो ऊपर से आ रही, ये तो हो गया ट्रांस गंगा प्लेन, तो ऊपर का एरिया हो गया हिमालय से, जहाँ से इनका उद्गम क्षेत्र हो रहा है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, उस एरिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उस एरिया का प्लेन। लेकिन वहाँ से तो ये बहकर नीचे ढलान की तरफ आ रही है, तो ऊपर के क्षेत्र में तो जब ये गाद का डिपोजिशन करेगी ही नहीं, सेडिमेंट्स ही नहीं बिछाएगी, तो उस एरिया में भी बाढ़ के चांसेस नहीं होंगे। बट जितने भी लोअर प्लेन्स होते हैं, किसी भी रिवर के लोअर प्लेन्स में जो एलिवेशन है वो कम होता है, इस वजह से वहाँ पे किसके आसार बन जाते हैं, फ्लड्स के आसार बन जाते हैं। तो आपके फ्लड्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएंगे, मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन के अंतर्गत आएंगे। सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड बाय सीवियर ड्रॉट रेकरेंस। भारत का लगभग कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति से प्रभावित है। अबाउट 16%, 25%, 33% और 50%। अकॉर्डिंग टू इरिगेशन कमीशन 1972, इरिगेशन कमीशन के हिसाब से, किसके हिसाब से, इरिगेशन कमीशन 1972, इनके हिसाब से भारत का जो सिवियर यानी कि गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति वाला परसेंटेज है वो है 16%, जो कि आता है आपका सिवियर ड्रॉट रेकरेंस में। अगर मैं ओवरऑल ड्रॉट रेकरेंस की बात करूं तो आता है 30 से 33% तक। कितना आता है, 33 से 33%। ये नॉर्मल ड्रॉट रेकरेंस है इंडिया का परसेंटेज। बट अगर सीवियर ड्रॉट रेकरेंस की बात करें, यानी कि कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति में आता है, तो वो 16% आता है। और ये 16% पूरा आपका किस क्षेत्र में आ जाता है, सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत आ जाता है मुख्यतः। आपका सही आंसर हो जाएगा अबाउट 16% ऑफ इंडिया came into या affected by severe drought recurrence according to irrigation commission 1972.
दिस क्वेश्चन इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज़, यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आपने जितने भी प्रश्न अभी तक सॉल्व किए हैं नेचुरल डिज़ास्टर के ऊपर, इसमें अर्थक्वेक, साइक्लोन, अर्थक्वेक के तो पहले आपको जोन्स सारे पता होने चाहिए कि उस जोन्स में कौन से स्टेट कवर होते हैं, कितने जोन्स में बांटा गया है भारत को, कौन से स्टेट्स उसमें आते हैं, हाईली अफेक्ट इंटेंसिटी वाले एरियाज़ और लो इंटेंसिटी वाले एरियाज़, प्लस साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो इंडिया को मोस्टली अफेक्ट करते हैं, किस रीजन्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको इसमें जो क्वेश्चंस दिखाए हैं ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस PYQs है सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, और ये आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में ज़रूर मदद करेंगे। अभी आप जितने भी एग्जाम्स, चाहे अभी सीटेट वाला होने वाला है या जितने भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन PYQs को साथ में करते रहिए। इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन एज वेल। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत ही अच्छे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, जो कि होगा आपका सॉइल्स ऑफ इंडिया के ऊपर, भारत की मृदाओं के ऊपर। मृदाएं के एरियाज़ कवर करेंगे, कहाँ पे ज़्यादा है, उनकी विशेषताओं को समझेंगे, महत्व को समझेंगे, और इस तरीके से हम नेक्स्ट सेशन को लेकर आएंगे जो कि सॉइल्स ऑफ इंडिया के ऊपर होगा। आज के सेशन में नेचुरल डिज़ास्टर कवर हुआ, इसके पहले वाले में रेनफॉल के क्वेश्चंस कवर कर चुकी हूँ। इनको ज़रूर पढ़ते हुए अपने एग्जाम्स की तैयारी आप करते रहिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।